जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सीडीबी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों ये प्रश्न सीटेट की पिछली सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी इन प्रश्नों के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है वो कथन हमें बताना है। तो कथन देख लेते हैं। पहला है विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह गलत है और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब सही क्या है साथियों, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर ना होकर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है, तो यह कौन सी अवस्था होगी। तो साथियों पहले यह समझते हैं कि अमूर्त अनुभव और मूर्त अनुभव है क्या। देखो अमूर्त होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब किसी भी चीज के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और मूर्त अनुभव हो गया प्रत्यक्ष देखा हुआ। अब ऑप्शंस देख लेते हैं इस प्रश्न के। 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन देखेंगे, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव विकास जो योगदान है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। अब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा क्या होगा, मतलब जिसको अधिगम्य कठिनाई हो रही है, जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है या फिर उसको अच्छे से समझ में नहीं आता है, एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हमें कौन सी युक्ति अपनानी पड़ेगी वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करें, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देश दें, या फिर सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग। अब पीआर ट्यूटरिंग क्या होता है, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। मतलब जैसे एक बार अध्यापक ने कक्षा में पढ़ा दिया तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो उसके साथ वाले बच्चे नहीं उसको समझा दे कि ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, तो उसको कहेंगे सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसकी है, किस प्रकार के बच्चों की है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा साथियों, यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आज की क्लास का, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है, वह अपना कोट फर्श पर फेंकती है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है, यानी कि वह अपनी मम्मी की बात मान जाती है। तो यह किसका उदाहरण है, श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यह उदाहरण है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का, यह रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसे बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, या फिर परिणाम का ज्ञान। तो इन चारों में से कौन से वो हैं जिन्हें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी, प्रतिद्वंदिता को भी, पुरस्कार एवं दंड को और परिणाम का ज्ञान को, इन सभी को बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो उसको क्या कहेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा किसी को देखकर सीख रहा है, दूसरे के व्यवहार को देखकर उसी की तरह नकल कर रहा है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या फिर आकस्मिक अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा साथियों, उसको कहेंगे हम सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। मतलब किसको अधिगम निर्योग्य का लक्षण माना गया है, यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा साथियों अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। वो कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित कर सकता है, मतलब सीखने को। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने को कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या फिर परिपक्वता एवं आयु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा साथियों, वह कारण होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। मतलब गेंदबाजी का कौशल विकसित करने से बल्लेबाजी विकसित नहीं होगी उसकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसको कहेंगे हम शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, या मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति हो, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा साथियों ये सारे। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ये निर्धारित होगा, या कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, या विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए या समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों, पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। जो कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है वो हमें बताना है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही बात है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है कि रुचियां एक समय के बाद किसी दूसरी चीज में रुचि होने लगती हैं, तो रुचि समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती हैं, ये प्रतिबिंब होती हैं। तो यह ऑप्शन गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, या एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, या फिर व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा अभिवृत्ति के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या विशेषता है? नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वान्वय भूमिका है या फिर आकर्षक भूमिका है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा साथियों महत्वपूर्ण भूमिका है। वंशानुक्रम की व्यक्तित्व एवं बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? मतलब जिन इच्छाओं की पूर्ति हमारी नहीं हो पाती है वह कहां पर संचित रहती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। इदम में, अहम में, परम अहम में या फिर इदम एवं अहम में? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह इदम में रहती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, बालक प्रसंग बोध परीक्षण, ये परीक्षण का नाम है बालक प्रसंग बोध परीक्षण, 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को रख दिया गया है, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या फिर वयस्क के स्थान पर बालकों को? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्ट्रोमिंग या विचाराभ्यास, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्ट्रोमिंग या विचाराभ्यास विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो कथन हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है और इसमें दे रखा नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। मतलब एक सप्ताह में उसे कितने घंटे कार्य करना चाहिए? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 55 घंटे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 45 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, या पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या फिर इनमें से सभी? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था उसके अनुसार एक अध्यापक का दायित्व क्या है यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ये सभी दायित्व पूरे करने होंगे, समय पर विद्यालय आना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा और निर्धारित समय पर वो सिलेबस जो है पाठ्यक्रम है पूरा करना होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 से एक नया क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, या नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, या शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं।
प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किसके बारे में? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, या शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, या विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की होने पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज की क्लास का, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज हो, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास हो, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा साथियों विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा को, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को, या फिर सामूहिक कार्य मूल्यांकन को, या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से नीचे कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो साथियों ये थे हमारे आज सीडीपी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।